Hello, good morning to all the medical students. How you going? All good? Okay, so today we are going to start our last topic of class 12 and it's going to be the end of our syllabus. But yes, you have to practice a lot of questions, basically MCQs to get that. So yes, come to the biodiversity conservation. So why should we conserve biodiversity? हमें अपने biodiversity को conservation की जरूरत क्यों पड़ी? Because there are so many reasons. There are not any obvious reasons of it. There are a lot. But हाँ, अब देखते हैं तो हर रीजन इक्वली इम्पोर्टेंट था, तो इसको भी इस रीजन को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है. मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन की जरूरत पड़ी वो कौन से 3 हमारे कैटेगरीज है. सो लेट्स go through it. Okay. Yeah. The first one is narrowly utilitarian. तो देखते हैं. सबसे पहला हमारा एक नैरोली यूटिलेरियन, फिर ब्रॉडली यूटिलेरियन एंड एथिकल. इस 3 कैटेगरी में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को हमारे डिस्ट्रीब्यूट किया गया. इनका ये कहना था कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक ऑब्वियस और ह्यूमन डिराइव जो होती है उसकी काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी हमें नेचर, जैसे कि फूड से ले रहे हैं, जैसे सीरियल्स प्लस पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये सारे हम क्या कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंस के लिए जो ह्यूमंस ले रहे हैं, तो इसको भी हमें क्या करना है, कंजर्व करने की जरूरत है. तो मोर देन हमारा 25% जो ड्रग्स जो करेंटली मार्केट में सोल्ड होता है वो कहाँ से बने हुए होते हैं, प्लांट से. और 25,000 स्पेसीज जो है प्लांट की वो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. हाँ, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस परसेंटेज. ये परसेंटेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये याद रहनी चाहिए. और बाद बाकी जो कितने स्पीसीज प्लांट्स के ये आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो अभी तक बहुत लोग नहीं जानते कि मेडिसिनली यूजफुल जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अभी भी एक्सप्लोर होने बाकी है. देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स देयर टू, बट वी हैवंट एक्सप्लोर्ड इट येट. सो जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब मॉलिक्यूलर एक्सप्लोरिंग जेनेटिक और स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स की भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए भी बढ़ रही है. तो नेशन में यही जो भी रिच बायोडाइवर्सिटी एक्सेप्ट हमारे रीफ एनॉर्मस बेनिफिट जो हमें देते हैं, तो वो सारे हमारे किस में आते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब जिसकी हम यूटिलिटी मतलब जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए, जो प्राइमरी बेनिफिट्स हुए, तो दैट कम्स अंडर दिस. फिर ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या आएंगे, तो इसका ये कहना है जो भी बायोडाइवर्सिटी हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में सर्विसेज देने के लिए और जो कि हमारा कौन प्रोवाइड करता है, नेचर. तो ये काफी ज्यादा फास्टली डिवाइडिंग हो रही है. डिवाइडिंग मतलब कि डिक्रीज हो रही है. अमेजोन फॉरेस्ट और इसका एस्टिमेट प्रोड्यूस जो है हमारा फोटोस में 20% ऐसा माना जाता है कि जो हमारे अर्थ पे टोटल ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट. तो इकोनॉमिक वैल्यू इस सर्विस की कितनी ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो. तो कुछ आइडिया आपको इससे मिल जाएगा कि जो भी आपके नेबरहुड हॉस्पिटल्स है वो भी जैसे कि स्पेंड कर रहे हैं सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन पे, जैसे पॉलिनेशन हो रही है जिसमें हमारा प्लांट जो हो रहा है विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड, ये भी एक दूसरा सर्विस है. उसके अलावा इकोसिस्टम क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है पॉलिनेटर्स को लेयर, जैसे कि ब्रीज को, बम्बल बीज को, बर्ड्स को, बैट्स को. एंड साथ ही साथ क्या हमारे जो कॉस्ट होंगी पॉलिनेशन को बिना किसी नेचुरल पॉलिनेटर की हेल्प से तो कितना जाएगा. तो ये हमारा एक इनटेंजिबल बेनिफिट्स होगा जो कि हमारे कहाँ नेचर से आते हैं. तो ये सारे हमारे एक एस्थेटिक प्लेजर है जो कि हमारे को बहुत ज्यादा मोटे मोटे वुड से आते हैं. साथ ही आप स्प्रिंग फ्लावर्स में ब्लूम में भी देख सकते हो बुलबुल का गाना इन द मॉर्निंग. क्या इसका कोई हम प्राइस टैग डाल सकते हैं, बताओ, जो हमारे लिए नेचर कर रही है, क्या इसका कोई प्राइस टैग है. सुबह सुबह जो गाना सुनने को मिलता है, फिर सुबह सुबह जो ये क्या कहते हैं, क्लॉक अलार्म इज व्हाट, कॉक ना, है ना, उनका जो बोलता है कुकरू ऐसे करके तो नींद खुल जाती है. मतलब मेरे साइड तो आज भी है, ऐसा नहीं है मैं गांव में रहती हूँ ठीक है इसलिए, नहीं नहीं बट है, तो इट इज स्टिल देयर. तो हाँ की आवाज आती है लेकिन इसका कोई प्राइस टैग नहीं हो सकता है. तो ये सारे हमारे उस कैटेगरी में आते हैं. फिर हमारे एथिकल की बात करें तो हमारे कुछ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी जिसमें हम क्या करते हैं, हमें मिलियंस ऑफ प्लांट्स को हम व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीसीज जिनसे हम ये प्लानट को शेयर कर रहे हैं. तो फिलोसफिकली या फिर स्पिरिचुअली बात करें तो हमें इस चीज को समझना होगा कि जो भी स्पीसीज है उनका खुद का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है. और अगर ये हम क्या कर सकते हैं, इफ इट मे नॉट बी ऑफ करेंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, हमें एक मोरल ड्यूटी है कि हम उसे क्या करें, एक वेलबींग प्रोवाइड करें और साथ ही साथ हमारे बायोलॉजिकल लेगेसी में उसको जाने दे फॉर गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन.
तो ये इथिक्स का मानना है कि ऐसा नहीं है कि आप क्या करो, लाइक ऑर्गेनिजम्स को मार दो, एक्सटिंक्ट हो जाए आपके वजह से, तो इट शुडंट बी लाइक दिस। इसलिए तो कंजर्वेशन की जरूरत पड़ी ना। अच्छा, कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर लोग इतने ही समझदार होते तो क्या कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती। देयर विल बी नो नीड ऑफ इट। तो इसी को 3 पार्ट्स में बांटा गया कि हमें क्यों चाहिए। तो कुछ एथिकल वैल्यूज की चाहिए, की वजह से चाहिए, और यूटिलियरियन जो कि नैरोली एंड ब्रॉडली की वजह से। फिर हाउ डू वी कंजर्व? अब हम इसको कंजर्व कैसे करेंगे? हमें क्यों चाहिए था उसका जवाब तो मिल गया, अब हम इसे कैसे कंजर्व करेंगे? तो जब भी हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं और किसी को भी होल इकोसिस्टम को जब प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये हमारा पूरा क्या होता है, इट्स बायोडाइवर्सिटी। इस लेवल को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो हम पूरे इंटायर फॉरेस्ट को बचाते हैं एक टाइगर को बचाने के लिए। सिर्फ एक टाइगर को नहीं बचाते, हम पूरे के पूरे जंगल को बचाएंगे कि उसके अंदर का टाइगर हमारा क्या हो जाए, बच जाए। और यही अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीटू या फिर ऑन साइट कंजर्वेशन। मतलब जहां पे वो जानवर रह रहा था बस उसी को कंजर्व कर दिया, तो उसको बोलेंगे इन सीटू। मतलब हमने उसके कह सकते हैं लोकेलिटी से उसे बाहर नहीं निकाल के कहीं और जाकर के कंजर्व नहीं किया, तो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। ओके। और जहां पे हमारे सिचुएशन जो होते हैं और या फिर जहां हमारे एनिमल और प्लांट जो होते हैं इंडेंजर्ड होते हैं या फिर थ्रेटेंड होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म इसमें बहुत ही हाई रिस्क होती है कि एक्सटिंक्ट हो सकता है हमारे वाइल्ड एरिया में और नियर फ्यूचर में भी। और इसमें जो नीड से क्या, तो अर्जेंटली हम क्या करें, इसको एक्सटिंक्शन से बचाए। और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स कंजर्वेशन कहते हैं। यही एक डिजायरेबल अप्रोच होता है। मतलब कि एक्स हम किसमें करेंगे, मतलब ऑफ साइड, मतलब उसको वहां से उसके नेचर से निकाल करके एंड देन उसको हम क्या करेंगे, ग्रो करने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही हाई रिस्क ऑफ चांसेस है कि कोई और जानवर उसे खत्म कर देगा या फिर कोई उसका शिकार कर लेगा। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एक्स कंजर्वेशन का। ठीक है, तो इन सूटू और एक्स कंजर्वेशन को हम डिटेल में देखते रहेंगे। तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, तो इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लाइक कह सकते हैं डिफरेंसेस हमारे डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में। और बहुत सारे जो नेशन है इसको अनरियलिस्टिक और इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल भी मानते हैं कि हम सारे के सारे बायोलॉजिकल वेल्थ कंजर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो है अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनको हम बचा पाए एक्सटिंक्शन से, साथ ही साथ हमारे कंजर्वेशन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसको भी। तो अगर ग्लोबल बेसिस पे बेटा देखें तो ये प्रॉब्लम जो होती है इसमें हमारा इमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट है बहुत ज्यादा। और उसके अलावा इसमें हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन की जरूरत होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन्स को कंजर्व करने के लिए। और साथ ही हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस की भी जरूरत होती है एंड हाई डिग्री इंडेमिज्म की भी। इंडेमिज्म मतलब जिसमें स्पीसीज को हम क्या करते हैं, एक स्पेशल रीजन में क्या कर देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं ताकि वो कहीं और ना मिले। तो इनिशियली हमारे 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, बट अभी देखा जाए तो 9 ही है और इसमें और ज्यादा लिस्ट ऐड करने की कोशिश की जा रही है। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी आपके कितने हो गए, 34। मतलब उसमें 9 और ऐड हो गई, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 34। और ये हॉटस्पॉट्स ऐसे रीजन है जिसको बताया बढ़ाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हैबिटेट लॉस ना हो। तो 3 आपके हॉटस्पॉट जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयन, जो हमारे कंट्रीज में एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन में ये कवर अप होती है। मतलब वेस्टर्न घाट के पास भी बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी है, श्रीलंका में भी है, इंडो बर्मा बॉर्डर पे भी है एंड आपके हिमालयन रीजन में, हिमालय पे तो है ही, है ना। तो ये जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये अकेले मतलब ये कवर करते हैं लेस देन 2% हमारे अर्थ के लैंड एरिया को। और नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो इसके अंदर कितने आपके स्पीसीज आ जाते हैं, तो कलेक्टिवली इनके पास एक्सट्रीमली हाई और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन से हॉटस्पॉट जो होता है ऑनगोइंग हमारे ऑलमोस्ट 30%। अगर इंडिया की बात करें तो इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन जो है हमारा, ये लीगली प्रोटेक्ट किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व्स के फॉर्म में, नेशनल पार्क्स के फॉर्म में और सेंचुरीज के फॉर्म में। तो इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स है एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और इंडिया के पास और भी क्या चीज है, तो हिस्ट्री, रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन का, जो कि हमारे नेचर को प्रोटेक्ट ऑलरेडी कर रहा है। तो बहुत सारे कल्चर्स में क्या होते हैं, तो जो फॉरेस्ट होते हैं उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और जितने ट्रीज और वाइल्ड लाइफ उसके बीच में रहते हैं उनको पूरे तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलता है, काशी, जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड दी सरगुजा, चाडा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। मेघालय में आपके सेक्रेड ग्रुप्स ये हमारे लास्ट फ्यूजिंग है कुछ नंबर ऑफ रेयर और थ्रेटेंड
प्लांट्स के, मतलब जिसको हम लोग क्या समझते हैं, जो पवित्र स्थल होती है वहां के जो पेड़ पौधों के, हमने खुद ही उसे क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया है कि इसको नहीं कुछ करना है, वी वोंट हार्म दीज। इस तरीके से वहां पे भी आपकी क्या है, ये प्लांट्स कंजर्व है, इसको हम लोग बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। ओके, अब आ जाते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो दिस इज ऑल अ चैप्टर कंप्लीटेड। ओके, तो इस अप्रोच में क्या होता है, तो जो भी आपके थ्रेटेन एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, इनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल देते हैं और इसको एक स्पेशल सेटिंग में जहाँ पे डाल देता है और उसको वहाँ पे स्पेशल केयर देते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। और इसी तरह मतलब ये एक पर्पस भी है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, कभी कभी एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं वाइल्ड में, लेकिन ये कंटिन्यू रहते हैं कि हमारा जूलॉजिकल पार्क क्या रहे, मेंटेन रहे। तो रिसेंट ईयर्स में जो XC2 कंजर्व एक एडवांस है बियॉन्ड, मतलब हमारे थ्रेटेंड स्पीसीज को रखने से, जैसे कि इसमें जो हमारे गैमेट्स होंगे वो थ्रेटेंड स्पीशीज के वो भी प्रिजर्व रहेंगे और फर्टाइल कंडीशन के लिए लॉन्ग समय तक के लिए रह सकते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज करके, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस पे हम उसके गैमेट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और एग को हम फर्टिलाइज कर पाते हैं विट्रो, मतलब उसके सेल के बाहर, एंड प्लांट्स को भी हम प्रोपेगेट कर सकते हैं टिश्यू कल्चर मेथड्स का इस्तेमाल करके। और अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन्स के आपके डिफरेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, सीड बैंक में लंबे समय तक रख सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, इसमें कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती और इसके कंजर्वेशन में हमारा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे नेशन का। तो हिस्टोरिक कन्वेंशन में हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक अर्थ समिट, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुई थी, रियो डी जेनेरियो 1992 में, ये हमारे नेशन ने एक अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए थे कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेंगे और साथ ही साथ इसके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, मतलब जिससे हमें क्या मिले, बेनिफिट्स मिले। अगर और हम देखें तो जो हमारा वर्ल्ड समिट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो हेल्ड हुई थी 2002 में, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका। तो 190 कंट्रीज जो थे सिलेक्ट किए थे और उसमें कमिटमेंट की कि 2010 तक हम लोग काफी ज्यादा रिडक्शन कर पाएंगे बायोडाइवर्सिटी के जो लॉस हो रहे हैं उसको, चाहे ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल्स पे भी। बट वो तो हम देख ही रहे हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नहीं जानती है, बट दे आर अफेक्टिंग ड्यू टू पॉलिटिकल थिंग्स। Actually, it's not only the politics, it's about the population too. We are populated, we are highly densely populated area. So we need a house. For house, we need to cut the trees and from there we will get the house. And this is the reality. Okay, so this will be it of your chapter, and I hope एटलीस्ट कुछ तो समझ में आया होगा, नॉट द 100% आई कैन गारंटी, पर 30% तो आया ही होगा, 70 नहीं आया होगा, चलो 30 तो आया ही होगा, आई डोंट नो, मतलब ओवरऑल की बात करती हूँ मैं, ठीक है, आई थिंक, बट हाँ, इट विल हेल्प मी अलॉट। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर दिस लास्ट चैप्टर, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट या आई विल अगेन स्टार्ट दिस चैप्टर, मतलब इन क्लास 12th. But still with NCERT, I'm still confused. I will make my own notes or NCERT because I think NCERT is the best thing. मतलब एक एक लाइन इसकी जो होती है ना, वो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट यहीं से पूछी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब किसी की नोट्स की जरूरत है, नोट्स तो आप खुद भी बना लोगे, बट एनसीईआरटी को पढ़ना एंड उसको समझना और बाय हार्ट समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट अबाउट एनसीईआरटी, आपको पता है आप लाइफ में कहीं भी जाते हो, मतलब इवन एट द हायर लेवल, यू जस्ट नीड टू बी विद द बेसिक बुक। आपको बेसिक बुक बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आ रहे हैं तो यू कैन गेट टू दैट हायर लेवल, क्योंकि जब तक आप अपने बेसिक्स बुक्स को ही नहीं समझोगे आप हायर लेवल कैसे जाओगे, यू कैन गेट। किसी एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है, बट व्हाट वी नीड इन दैट, क्लास 6 से लेकर के 10th तक में आपने जो भी पढ़ा है, यू नीड दैट। तो वो 4 साल की पढ़ाई 1 साल में करना, 2 साल में करना, और उस टाइम पे ब्रेन क्या होती है, ग्रोइंग होती है, जैसे कि आप लोग की अभी जो उम्र होगी, जो 11th 12th में होंगे या फिर 8 9 10th में जो बच्चे होते हैं, दे आर इन दर ग्रोइंग फेज, दे कैन अडाप्ट। बट मुझे ऐसे नहीं लगता, मैं भी अभी ग्रोइंग फेज में ही फील करती हूँ, आई फील आई एम ग्रोइंग, सो आई डोंट थिंक आई एम सो लाइक ग्रोन अप, आई एम नॉट, of course I'm not, and yeah, practice the questions, and what can I say, okay, so bye, see you in my next class.
विथ क्लास 11th। हाँ, क्लास 11th में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।